आज हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ने वाले हैं। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आज हम पढ़ने वाले हैं। प्लस में इसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी पढ़ा दूंगा, राज्य मानव अधिकार आयोग भी इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। प्लस में आपको मैं इसमें बहुत सरल भाषा में इसको पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप केवल वीडियो देखें आराम से। आप इसको वीडियो अच्छे से देखने के बाद समझ लें, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल इसकी मिल जाएगी। चलिए बता देता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं NHRC के बारे में पूरा पढ़ाऊँगा। इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कमेटी, जो कमेटी होती है वो कमेटी में कौन कौन होते हैं, है ना। इसके सदस्य, नियुक्त सदस्य कौन है, पदेन सदस्य कौन कौन है ना। और ह्यूमन राइट कमीशन की जो परिभाषा है, ह्यूमन राइट्स की परिभाषा है वो क्या है ना। मानव अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, 1993 का अधिनियम। उसके बाद में उसमें कब कब संशोधन है वो, अभी वर्तमान में इसका क्या कार्यकाल है ना। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको दोनों चीज़ें कवर होंगी। और इस आयोग के जो अन्य विभाग हैं वो भी मैं बताऊंगा। मानव अधिकार परिषद जो बन गई है वो बताऊंगा। NHRC के कार्य एवं शक्तियाँ जो हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, उसकी सीमाएं बताऊंगा। और नेल्सन मंडेला ने इसके बारे में क्या कहा वो सब कुछ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आंशिक सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को और वीडियो को शेयर करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसके पहले मैं ये जो MPPSC की मैंने सीरीज़ शुरू की थी, लेक्चर सीरीज़, ये इसमें जो 10 लेक्चर थे, मतलब ये 10 जो टॉपिक हैं, 10वां टॉपिक जो था वो आयोगों से था, संस्थाओं से था। इन संस्थाओं में मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके वीडियो आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी। पहला वीडियो मैंने महिला आयोग का बनाया था, दूसरा बाल संरक्षण आयोग का बनाया, उसके बाद जाति और जनजाति आयोग का बना दिया, तीसरा चौथा वीडियो पिछड़ा वर्ग आयोग का वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। उसके बाद मैंने नीति आयोग का भी लास्ट वीडियो बनाया था। और आज हमारा टॉपिक है मानवाधिकार आयोग का। यहाँ से लेके यहाँ तक के मैंने आपके ये पूरे निपटा दिए। ठीक, आज आपका मानवाधिकार आयोग निपट जाएगा। और इनके आपको जो लेक्चर अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आप मेरी चैनल पर आंशिक सर क्लासेस में आपको ये मिल जाएंगे। प्लस वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे। प्लस में मैंने इनके क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आपको वहाँ से इनके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आप वहाँ से लगा सकते हो। ठीक, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को पूरा ढंग से देख लें। फिर मैं इसका भी टेस्ट लूँगा, तो इसके भी क्वेश्चन में मोस्ट क्वेश्चन जो है वो मैं लाइव कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। NHRC का फुल फॉर्म होता है बेटा, N से नेशनल, H से ह्यूमन, R से राइट, C से कमीशन। हिंदी में बोलते हैं N से मतलब राष्ट्रीय, ह्यूमन से मानव, राइट से अधिकार, कमीशन से आयोग, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन गया कि जो NHRC है वो क्या एक संवैधानिक संस्था है, क्या एक कार्यकारिणी संस्था है, क्या एक वैधानिक संस्था है, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ये एक वैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। मतलब इस आयोग का गठन करने के लिए हमने एक अधिनियम पास किया है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो बात करते हैं हम इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993। भारत में इसकी स्थापना कब हुई, 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई। मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। जो अधिनियम पास हुआ था उस अधिनियम का नाम क्या था, तो उस अधिनियम का नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। बेटा आपको पता है कि ये आयोग इसी वर्ष इसमें जुड़े हैं। इसके पहले इसमें एक्ट हुआ करते थे 3, इसकी जगह पर, इन सभी आयोगों की जगह पर एक्ट हुआ करते थे। और वो एक्ट के नाम थे SC/ST एक्ट, सिविल एक्ट और ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो ये ह्यूमन राइट्स एक्ट अपन जब वहाँ पढ़ रहे थे, वही ह्यूमन राइट्स एक्ट यहाँ क्या बन गया, मानव अधिकार आयोग बन गया। और वही अपन को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो ये अधिनियम अपन ने वहाँ पढ़ा था, उस अधिनियम से थोड़ी बहुत मदद आपको मिलेगी। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो सभी आयोगों का मुख्यालय मैंने आपको नई दिल्ली पढ़ाया, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। बात करते हैं इसके सदस्य की। तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य मिलाकर 6 सदस्य होते हैं, है ना। ये 6 सदस्य इसके होते हैं। और जो अध्यक्ष और सदस्य है उसकी नियुक्ति हमें आपको जानते ही हैं सब लोग, राष्ट्रपति ही करता है नियुक्ति। नॉर्मली 90% आपको चीज़ों में, आयोगों में राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपेंगे और राष्ट्रपति ही इनका त्यागपत्र लेता है या त्यागपत्र इनको हटा सकता है। ये 3 चीज़ें राष्ट्रपति के ही हाथ में है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सदस्य इसमें कुल कितने हैं, 6 हैं, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य। अब बात करते हैं इसकी जो नियुक्ति होती है,
नियुक्ति करवाना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है? बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ और जुड़ गई कि इसमें एक कमेटी भी बनती है जो नियुक्ति कमेटी के नाम से जानी जाती है। वो कमेटी बताती है किन लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाओ, ठीक है। उसकी सिफारिश, जब ये कमेटी जो सिफारिश करती है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो नीचे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती है। बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष थे रघुनाथ मिश्र, फर्स्ट अध्यक्ष रघुनाथ मिश्र थे, और वर्तमान अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। इनका नाम नहीं भूलना, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। एच.एल. दत्तू मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और इसके जो महासचिव हैं उनका नाम है जयदीप गोविंद। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, जो इसका मानवाधिकार आयोग का जो महासचिव होता है वही इसका CEO होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयदीप गोविंद जो हैं वो इसके महासचिव भी हैं, प्लस में इसके CEO हैं। तो जो महासचिव होगा वो इसका CEO होगा। तो बात करें इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष एच.एल. दत्तू हैं और इसके महासचिव कौन है? जयदीप गोविंद हैं। अब बात करते हैं कमेटी की बेटा। तो जो नियुक्ति कमेटी, मैंने आपसे कहा था अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कमेटी के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कमेटी में कौन कौन है वो देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नियुक्ति कमेटी का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री, दो व्यक्ति हो गए इसके, तीसरा व्यक्ति है लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, 3 व्यक्ति हो गए, चौथा व्यक्ति है राज्यसभा का उपसभापति। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर उपसभापति सही है क्या? ये सभापति क्यों नहीं हुआ? जब लोकसभा का अध्यक्ष ले रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति क्यों नहीं लिया? तो भाई मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति को इन चीज़ों में भाग लेने का अधिकार नहीं है, या मतलब भाग नहीं लेता है ना। तो राज्यसभा का सभापति नहीं ले सकता, तो कौन लेगा? फिर उपसभापति लेगा। तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो इसका सदस्य बन, मतलब नियुक्ति कमेटी का सदस्य होता है। तो नियुक्ति कमेटी की बात करें तो कितने सदस्य हो गए? एक प्रधानमंत्री एक बन गया, गृह मंत्री 2 सदस्य हो गए, लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्य हो गए, और राज्यसभा का उपसभापति 4 सदस्य हो गए। अब बात करें 2 सदस्य और बचे हैं, वो हैं लोकसभा का प्रतिपक्ष नेता, राज्यसभा का प्रतिपक्ष नेता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मन में आ रहा होगा कि यार ये प्रतिपक्ष नेता भी होते हैं, ये कुछ करते होंगे, परेशान करते होंगे, बनने नहीं देते होंगे किसी व्यक्ति को। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये 4 लोग बहुमत में हैं। ये 4 लोग जिन व्यक्तियों को बनाएंगे वो व्यक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष ऑलरेडी है ही, गृह मंत्री प्रधानमंत्री की सरकार, जो जिस बीजेपी सरकार में, अगर मैं बीजेपी सरकार से बात कर रहा हूँ तो लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी बीजेपी के हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो भी बीजेपी के हैं, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। अब राज्यसभा का उपसभापति होगा वो भी लगभग 90% 95% ऐसा ही होगा जो सरकार के फेवर में बात करता होगा। तो ये 4 लोग तो वैसे ही बहुमत में हैं, और ये 4 लोग जिनको कहेंगे वो व्यक्ति बन ही जाएगा। अब ये रहे 2 व्यक्ति जो लोग विपक्ष के हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, तो इन 2 लोगों से कुछ होना भी नहीं है। और मैं अच्छा अपने मन में अगर लग भी रहा होगा राज्यसभा का उपसभापति मान लो विपक्ष के साथ दे भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोग तो वो वैसे ही 3 हैं, 3 इधर हो गए 3 उधर हो गए, तो बात तो अध्यक्ष की बनेगी क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष है इसका, है ना। तो बस ये केवल देखने दिखाने के लिए है, थोड़ा बहुत विरोध वो करते हैं और थोड़ा बहुत सलाह देते होंगे। तो जो भी है इसका मैंने आपको बता दिया। नियुक्ति कमेटी आपको याद रखना एक बार। और नियुक्ति कमेटी में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के विपक्ष के नेता, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये होगी नियुक्ति कमेटी की बात। आगे बढ़ते हैं। और ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। हाँ, कहने का मतलब ये कि जो नियुक्ति कमेटी बनी है अगर उसने बता दिया कि इनको अध्यक्ष इनको उपाध्यक्ष ये लोग चुने जाएंगे, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि मना कर दे साहब तुमने बता दे तो भाई हम नहीं बना रहे लो, है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, राष्ट्रपति के लिए वो जो निर्णय दिया जाएगा नियुक्ति कमेटी के द्वारा वो बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को मानना ही मानना होगा। वैसे भी राष्ट्रपति सरकार की तो बात मानता है, राष्ट्रपति के पास खुद का कुछ है क्या? हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं आपसे कि राष्ट्रपति जैसे घर में दादाजी का काम भी वही होता है, बस केवल बैठना और देखना दिखाना के लिए दादाजी हैं, बाकी चलती तो पिताजी की है, मतलब प्रधानमंत्री की चलती है। तो जो भी है ठीक है, अच्छी बात है। किसी के घर में दादाजी की चलती हो तो वो कहेगा सर कैसी बातें कर रहे हो, अब दादाजी चलती है हमारे घर में। ठीक है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तक चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अभी वर्तमान में से क्या संशोधन हुआ तो ये क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है वो देख लीजिए आप। ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में अभी पारित हुआ। मतलब करंट की बात हो गई, 2019 में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में आया, इससे थोड़ा संशोधन हो गया मानवाधिकार आयोग में, तो वो आपको देखने लायक है। तो ये इंपोर्टेंट बन गया था यहाँ से पॉइंट कि इसमें वर्तमान में संशोधन हुआ, 2019 में हुआ। अब बात करते हैं सदस्यों की, सुन लीजिए। मैंने आपको भी नियुक्त सदस्य बताए थे कि एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6। ये 6 तो हो गए नियुक्त सदस्य जिनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? नियुक्ति कमेटी के द्वारा की जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पदेन सदस्य। इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं।
पदेन सदस्य आप जानते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था पदेन प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन प्रधानमंत्री मैंने क्या बताया था आपको कि जो प्रधानमंत्री बनेगा देश का वो नीति आयोग का अध्यक्ष अपने आप बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पदेन सदस्य लिखे हैं 7। तो पदेन सदस्य का मतलब ये है कि जो 7 सदस्य अपने पद पर बैठेंगे वो 7 सदस्य अपने पद के अध्यक्ष बनेंगे, वो इसके भी सदस्य बन जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन 7 सदस्य हैं वो। तो अगर आपसे पूछता है कि मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य हो जाएंगे बेटा 13। क्यों? क्योंकि 6 सदस्य हो गए नियुक्त और 7 सदस्य हो गए पदेन, तो टोटल मिला के 6 और 7 होते 13। तो यहाँ तक आपको 13 सदस्य इसके होने वाले हैं। अब बात करते हैं नियुक्त सदस्य की कि नियुक्त सदस्य होते क्या क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में एक सदस्य कौन होता है, एक सदस्य कौन होता है, 3 सदस्य कौन होते हैं, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं अध्यक्ष की। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन पूछ सकता है वो उसकी कि भाई मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा उसे सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए पुराना, या अन्य न्यायाधीश पुराना होना चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में पहले मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश रहा हो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। किसका? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अब बात करते हैं सदस्य की। तो एक सदस्य कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, या रहा हो। दूसरा सदस्य कौन होगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा होगा एक सदस्य वो बनेगा। प्लस ये 3 सदस्य कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये 3 सदस्यों में सुन लो ध्यान से, 2 मेल और 1 फीमेल का होना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब समझते हो, चाहिए है फीमेल, है ना। तो 2 मेल 1 फीमेल का होना अनिवार्य है। और कैसे होंगे ये तीनों लोग? ये तीनों लोग वो होंगे जिन्हें ह्यूमन राइट्स का ज्ञान हो, जो ह्यूमन राइट्स के ज्ञाता हों, जिन्हें ह्यूमन राइट्स का अनुभव हो, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए कार्य किया हो, वो 3 लोगों को इसमें चुना जाएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि जो नियुक्त सदस्य होते हैं उसमें से अध्यक्ष कौन होता है? वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश पहले रहा हो कभी, वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज हो, एक सदस्य होगा जो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या हो, और 3 सदस्य जो हैं वो क्या होंगे? उसने कहा उसमें से 2 मेल 1 फीमेल होंगे, और अनिवार्य है 1 फीमेल का होना। प्लस वो लोग जो 3 होंगे वो ह्यूमन राइट्स के ज्ञाता होंगे, मानवाधिकार आयोगों के ज्ञाता होंगे, मतलब मानवाधिकारों के ज्ञाता होंगे। अब बात आ गई यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पदेन सदस्य 7। ये अभी 2019 में संशोधन हुआ, उसके तहत ये 7 सदस्य बढ़ गए हैं, मतलब 7 सदस्य हो गए हैं। पहले ये 7 नहीं थे, पहले ये शायद 4 या 5 थे, जो भी थे। हमें तो अभी वर्तमान की याद करनी है, पुरानी याद करेंगे तो हम ये भी भूल जाएंगे, है ना। तो वर्तमान में पदेन सदस्य 7 हैं। अब आप देख लो, 7 में आपको बहुत क्लियरली याद कर दे रहा हूँ, भूलना बिल्कुल नहीं है। एक कौन बनेगा? जो SC आयोग का अध्यक्ष होगा। SC आयोग का अध्यक्ष होगा वो इसके एक सदस्य होगा। एक बनेगा ST आयोग का अध्यक्ष, है ना। आपको याद है मैं आपको SC आयोग और ST आयोग पढ़ा चुका हूँ। SC आयोग का अध्यक्ष मैंने आपको क्या बताया था? रामशंकर कठेरिया, है ना। ST आयोग का अध्यक्ष क्या बताया था मैंने आपको? नंद कुमार साई, है ना। और OBC आयोग का अध्यक्ष कौन बताया था? पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन बताया था? भगवान लाल साहनी। तो ये 3 लोग जो SC, ST और OBC के अध्यक्ष रहे हैं वो इसके सदस्य होंगे। तो मैंने आपको भी क्या बताया? SC आयोग का अध्यक्ष, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, सुन लो। जो SC आयोग का हो वो इसका, SC आयोग का जो अध्यक्ष हो वो इसका सदस्य अपने आप बन जाएगा। ST आयोग का वो इसका सदस्य बन जाएगा। OBC आयोग का वो इसका सदस्य बन जाएगा। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम वर्ग, है ना। तो अल्पसंख्यक समुदाय का जो अध्यक्ष होगा, अल्पसंख्यक वर्ग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। महिला आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका इसका सदस्य बन जाएगा। और दिव्यांग मतलब विकलांगों के लिए जो कमिश्नर बनता है, मुख्य कमिश्नर बनता है, मुख्य आयुक्त बनता है, वो भी इसका सदस्य होगा। तो ये 7 लोग होंगे। मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करा रहा हूँ। SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अल्पसंख्यक आयोग और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त, ये 7 लोग इसके सदस्य होंगे। जिसमें से मैं आपको ये 4-5 तो पढ़ा ही चुका हूँ। SC पढ़ा दिया, ST पढ़ा दिया, महिला आयोग पढ़ा दिया, OBC आयोग मैंने आपको पढ़ा दिया, बाल संरक्षण आयोग पढ़ा दिया। ये हमारे सिलेबस में है नहीं और शायद ये भी नहीं है, ये 2 है नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा पाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हो। तो मैंने आपको पदेन सदस्य बता दिए। अब बात करते हैं HR की परिभाषा। HR मतलब ह्यूमन राइट्स की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं। तो UN के हिसाब से, UN के अनुसार HR की क्या परिभाषा है? HR की क्या परिभाषा है? HR मतलब ह्यूमन राइट्स की क्या परिभाषा है? मानव के अधिकारों की क्या परिभाषा है? UN मतलब होता है यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है वो हम बता रहे हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकार जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हों, अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, उसे मानव अधिकार कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, बिना किसी भेदभाव के उनको जो अधिकार मिले हैं, सभी को अधिकार जो मिले हैं वो हमारे मानव अधिकार होंगे। ठीक,
अब बात करते हैं इसके आगे की। तो 10 दिसंबर 1948, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों पर एक सम्मेलन बुलाया गया और यूएन ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, जिसमें 30 अनुच्छेद थे तथा 30 अनुच्छेद थे। उस जो घोषणा की गई थी, सार्वभौमिक घोषणा थी, उसमें 30 आर्टिकल थे। कब की थी घोषणा? 10 दिसंबर 1948 को की थी। एक सम्मेलन बुलाया था और 10 दिसंबर 1948 को ये सम्मेलन बुलाकर ये घोषणा की थी। इसीलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा सकता है ना। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 10 दिसंबर को। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है और इसको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये तो भूलने वाला है ही नहीं। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ वो देख लो। उसके बाद यूएन ने 1948 के बाद फिर यूएन सक्रिय हुआ। 1993 में पेरिस सिद्धांत के बाद कहा कि सभी देशों को अब एचआरसी बनाना होगा। एचआरसी मतलब ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाना होगा और इसी के तहत भारत में भी बनाया गया। यूएन ने 1993 में एक पेरिस में सम्मेलन हुआ था और उसके सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा था कि सभी देशों में अब ह्यूमन राइट्स कमीशन बनना चाहिए, सभी देशों में मानव अधिकार आयोग बनना चाहिए, जो मानव अधिकारों के लिए देखरेख करे। मानव अधिकारों से संबंधित कुछ उनके खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ या उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उसकी देखरेख करे, कुछ उत्पीड़न हो रहा हो तो उसकी देखरेख करे, जांच करे और सरकार को सुझाव दे मानव अधिकारों के अच्छे बनाने के लिए, है ना। अब बात करते हैं 1993 का जो अधिनियम आया भारत में, जिसके तहत भारत में 1993 जिसके तहत भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ। तो हम उसकी बात कर लेते। तो 1993 में जो अधिनियम आया था उसमें 8 अध्याय थे, 43 धाराएं थी। 8 अध्याय 43 धाराएं थी। जब हम एमपीपीएससी का जो पुराना सिलेबस था तो उसमें जब हम उसका एक्ट पढ़ते थे 1993 का अधिनियम, तब हम उसमें पूरी चीज़ पढ़ते थे कि 8 अध्याय 43 धाराएं, और आपको मैं उस समय 8वां अध्याय 43 धाराएं पढ़ाना पड़ती थी, है ना। लेकिन अब सारे एक्ट हट गए हैं तो आपको ये ना तो 8 अध्याय पढ़ने थे, 43 धाराएं पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये जो 1993 में अधिनियम आया था, फिर भी आप उसको याद रखना, उसमें 8 अध्याय 43 धाराएं थी और वो लागू था संपूर्ण भारत में और उसकी तारीख हुई थी लागू होने की 8 जनवरी 1994 में, ठीक। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम में संशोधन भी हुए। पहला संशोधन हुआ 2006 में, जो संशोधन हुआ वो लागू हुआ 23 नवंबर 2006 को। दूसरा संशोधन हुआ 2019 में अगला संशोधन हुआ, जो वर्तमान में संशोधन हुआ, और ये संशोधन लागू हुआ 27 जुलाई 2019 से। अगर आपसे पूछ लेता है कि जो अभी वर्तमान में संशोधन हुआ 2019 का, वो उसमें जो संशोधन हुआ वो लागू कब से हुआ, तो हमारा आंसर होगा 27 जुलाई 2019 से वो संशोधन लागू हुआ, जिसके तहत बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं। अब मैंने अभी ये पॉइंट बताया था कि जो आयोग का महासचिव होता है वही आयोग का सीईओ होता है। तो आयोग का महासचिव भी आयोग का सीईओ होता है, जो आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य संभालता है। आगे बढ़ते हैं कार्यकाल की। तो इसका पहले जो कार्यकाल हुआ करता था वो 5 वर्ष 70 वर्ष हुआ था, अब हटा दिया इसको, आप इसको याद नहीं रखना। वर्तमान में इसका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष 70 साल है। और मैंने आपको बताया था कि जिन जिन आयोगों में 3 वर्ष का कार्यकाल होगा उन आयोगों में ये बात जरूर होगी कि पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी होगा। पुनर्नियुक्ति मतलब एक बार अगर आप अध्यक्ष बन जाते हो 3 साल के लिए, दोबारा 3 साल के लिए अध्यक्ष बनने के आप मतलब आपके पास मौका है, अधिकार है, आप बन सकते हो। लेकिन अगर सरकार बनाती है तो ऐसा नहीं कि आप लड़ने लग जाओ, नहीं साहब आयोग में लिखा हुआ है कि हम तो दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, सरकार जब बनाएगी तभी तो बनोगे, कि अपने आप बन जाओगे भाई। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके कार्यकाल की। तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष 70 वर्ष से, आपको इसको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। थोड़ा सा इसको देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको मोस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। अभी मैंने आपको एनएचआरसी बताया, मैंने आपको कहा कि एनएचआरसी में 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं। 1 अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य इसके होते थे, मतलब कुल सदस्य कितने हो गए? 6। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितने होते हैं? 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य मिलाकर कुल कितने हो गए? 3 सदस्य हो गए, है ना। जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो उसने कहा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश रहा हो पहले, है ना, वो इसका अध्यक्ष बनेगा। 1 अध्यक्ष बनेगा। अब बात करते 2 सदस्य की। 1 सदस्य कौन होगा? तो उसने कहा हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पूर्व या वर्तमान जज हो तो वो इसका सदस्य बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एक जो सदस्य और बनेगा, 2 सदस्य जो बनेंगे, ये 2 सदस्य हैं, है ना। 1 अध्यक्ष हो गया बेटा, 1 अध्यक्ष हो गया, 1 सदस्य ये हो गया और 1 सदस्य ये हो गया। 1 + 1 तो 2 है ना। एक सदस्य ये, तो 1 सदस्य जो होगा वो कौन होगा? तो उसने कहा कि वो होगा जो ह्यूमन राइट्स का ज्ञाता हो, जिसको मानव अधिकारों का ज्ञान हो, अनुभव हो
उसको हम एक सदस्य बनाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो वहाँ पर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था, यहाँ पर इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नियुक्ति जरूर राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का कार्य राज्यपाल नहीं करता, हटाता कौन है, राष्ट्रपति ही इसको हटाता है। जिस प्रकार से उसकी नियुक्ति कमेटी थी उस प्रकार से इसकी भी नियुक्ति कमेटी है। वहाँ पर नियुक्ति कमेटी में अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, राज्य में अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। वहाँ पर गृह मंत्री था, यहाँ भी गृह मंत्री है। वहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ राज्यसभा मतलब हर राज्य में तो बेटा विधान परिषद नहीं होगी ना, तो जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ तो विधान परिषद नहीं है। अब आप MPPSC के लिए पढ़ रहे हो तो विधान परिषद नहीं होगी, तो विधान परिषद की बात नहीं होगी। तो फिर नेता प्रतिपक्ष होगा, वो भी किसका होगा, तो नेता प्रतिपक्ष किसका होगा, विधानसभा का ही होगा। तो उसने कहा कि नियुक्ति कमेटी में कितने लोग होते हैं, तो 1 2 3 4 लोग होते हैं नियुक्ति कमेटी में। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता, इनकी सलाह पर राज्यपाल जो है वो इसकी नियुक्ति करता है। बात करते हैं हम आगे, इसको हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है। तो हटाए जाने की प्रक्रिया बेटा ये है कि स्वयं ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे तो ये हट जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके न्यायाधीश की जांच में जब वो जांच करे उन पर, इन पर, किन पर, अध्यक्ष और सदस्यों पर या तो दुराचार या असमर्थता का आरोप लगा हो और वो सिद्ध हो जाता है तो ये अपने आप हट जाएंगे, पद से इनको हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं आयोग के अन्य विभाग, मतलब इस आयोग में और कौन कौन से विभाग आते हैं। तो विधि विभाग इन्हीं के अंतर्गत आता है, जांच विभाग इन्हीं के अंतर्गत आता है, नीति अनुसंधान विभाग इन्हीं के अंतर्गत आता है, एवं कार्यक्रम प्रशिक्षण विभाग मतलब ट्रेनिंग सेंटर भी इन्हीं के अंतर्गत आता है, प्रशासन विभाग तथा ये विभाग भी आयोग के पास हैं जो आयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं मानवाधिकार परिषद की। मानवाधिकार आयोग जो था उसको मानवाधिकार परिषद ने रिप्लेस कर दिया है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करें, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो उसने कहा कि यह एक अंतर सरकारी संनिकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया। और इसने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसके स्थान पर इसका गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हटा दिया गया और अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बन गई है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी हमारे भारत में तो अभी भी मानवाधिकार आयोग है। ठीक, अब बात करते हैं NHRC के कार्य एवं इसकी शक्तियाँ। तो इनके पास क्या कार्य, क्या शक्तियाँ, वो भी देख ले रहे हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, मतलब मानवों के, इंसानों के ना, आम जनता के जो अधिकार हैं अगर उनके उल्लंघन हो रहे हैं, उनके जो अधिकार है वो अगर उल्लंघन उनका हो रहा है तो उनसे संबंधित मामलों की जांच करवा सकता है। ये तो खुद तो जांच करता नहीं, इसके पास खुद की कोई एजेंसी नहीं है, सरकार से करवाता है ये जांच। आगे बात करते हैं मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार इसके पास है। केवल हस्तक्षेप कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आगे पढ़ो। ये मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, ये मानव अधिकार है। तो आपने सुना होगा कई बार कि जेल में कैदियों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो इनके पास ये अधिकार है, ये किसी भी जेल में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। तो ये लिखा, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकते हैं, कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। ये इनका कार्य यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य कर सकते हैं। अनुसंधान का कार्य मतलब मानवों के जो अधिकार हैं वो कैसे अच्छे हों उसके लिए खोजबीन कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यह प्रकाशनों मतलब ये जो पेपर छपते हैं वो मीडिया है ना, सेमिनार कर सकते हैं। ये अन्य माध्यमों से समाज में मानव अधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करते हैं तथा जागरूकता फैलाते हैं। इनका काम है कि मानव के जो अधिकार हैं वो लोगों तक पहुंचाना, कि आपके अधिकार हैं, आपके अधिकारों का अगर हनन होता हो तो आप केस करो। इसके पास मुआवजे हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। किसी व्यक्ति का अगर कुछ कुछ उसका नुकसान हुआ है, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसके थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ तो उसको मुआवजा दिलवाना, हर्जाना दिलवाने का काम ये सिफारिश किसकी करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो इसकी नियुक्ति करते हैं उसी को ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, फिर राष्ट्रपति का कार्य है कि संसद के दोनों सदनों में वो ये रिपोर्ट रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो इसकी सीमाओं की बात करते हैं तो NHRC की सीमाएं क्या हैं। इसके पास जांच कराने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अभी कहा था ना, इसके पास खुद की कोई एजेंसी नहीं है जांच कराने के लिए। ये जांच किससे करवाती है, जांच संबंधित सरकार ही करती है। जिस राज्य की बात होगी उस राज्य की जो सरकार होगी वो इसकी जांच कराएगी, है ना, उस केस की जांच कराएगी। पीड़ित परिवार को व्यवहारिक न्याय देने में ये असमर्थ है। पीड़ित परिवार को व्यवहारिक न्याय देने में ये असमर्थ है। इसीलिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराब जी ने इसके लिए क्या कहा, ये इंडियाज टीजिंग इल्यूजन है। इंडियाज टीजिंग इल्यूजन है, इसको संज्ञा दी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संज्ञा दी है इंडियाज टीजिंग इल्यूजन, भारत का चढ़ा भ्रम। भारत का ये चढ़ा भ्रम है ना, इसको भारत का चढ़ा भ्रम की संज्ञा किसने दी है, जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं सोराब जी ने इसको संज्ञा दी है।
और इनकी क्या क्या मतलब परेशानियां हैं, या इनके क्या क्या इनकी जो मतलब इनकी शक्तियों में थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा तरीके से ये अच्छे से काम नहीं कर पाती, उसका मेन कारण यही है कि इनकी ये समस्याएं हैं। जैसे अगली समस्या लिखिए, धन की अपर्याप्तता, पैसा नहीं है साहब इनके पास, बिना पैसे के कैसे काम करेंगे, है ना, तो फंडिंग उतनी नहीं हो पाती है। आगे लिखा, यह उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता, और एक बात सुन लो, यह उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो कि घटना के 1 साल बाद दर्ज कराए गए हों। मतलब कोई घटना अगर आज हो जाती है 2020 में, और मान लो ये घटना दर्ज कराई है 2022 में, साहब हमारे साथ ऐसा हुआ था 2 साल पहले, तो अब ये मानव अधिकार आयोग जो है वो इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, है ना। अगला पॉइंट लिखा है, सरकार एनएचआरसी की सिफारिशों, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ सकते हो कि एनएचआरसी कितना कितना इंपॉर्टेंट है सरकार और देश के लिए। इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो एनएचआरसी की सिफारिशों का या तो पूरी तरह से खारिज कर देती है या फिर आंशिक रूप से ही लागू करती है ना। सरकार जो है वो एनएचआरसी की जो भी सिफारिशें होती है उनको या तो पूरी तरह से खारिज कर देती है, मानती नहीं है, और मानने की भी थोड़ी बहुत मान लेती है, आंशिक रूप से मानना मतलब थोड़ा बहुत मान लेती है। अब बात करते हैं मानव अधिकारों के बारे में। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इन्होंने क्या कहा वो पढ़ लो। इन्होंने कहा कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। तो आज हमने आपको ये मानव अधिकार आयोग पूरा पढ़ा दिया कंप्लीटली। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।